A very good morning and welcome back. Our today's class will be focused on disproving the luminiferous ether hypothesis through Michelson-Morley experiment. This particular video I'm making on demand, although this topic is not in your syllabus. So what we have to do is we have to first understand what is luminiferous ether hypothesis. After the discovery of phenomena like interference, diffraction, and polarization, we got to know that these are the things which happen in waves, that too particularly in transverse kind of wave. ठीक है? और वेव की डेफिनेशन अगर आप पिछले सेमेस्टर की पहली क्लास याद करें तो क्या थी? वेव्स वर डिस्टर्बेंसेस और जिस वक्त ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उस वक्त ये धारणा थी कि वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस इन अ मीडियम. इसीलिए लाइट वेव को प्रोपेगेट करने के लिए, लाइट एक वेव की तरह से रिएक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है, उसे प्रोपेगेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किसी माध्यम या किसी मीडियम की जरूरत होगी, ऐसी धारणा थी 1890s के आसपास लोगों की. तो माइकलसन और मॉर्ले ने सोचा क्यों ना इस चीज को पता किया जाए कि ऐसा कौन सा मीडियम है जिसके रिस्पेक्ट में लाइट ट्रैवल करती है, और उस मीडियम का नाम रखा गया ल्यूमिनिफेरस ईथर. ल्यूमिनिफेरस ईथर, इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं लाइट बेयरिंग मटेरियल या मीडियम. ओके, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश रहता है, प्रकाश बहता है. वी कॉल इट इज ल्यूमिनिफेरस ईथर. बाय द वे, अगर आपने अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, व्हिच आई एम अज्यूमिंग यू हैव डन, तो किसी वेव की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मीडियम में इस तरीके से दी जाती है. द वेलोसिटी इज गिवन बाय इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी. किसी भी वेव की वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो जाहिर सी बात है, हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी ई फॉर इलास्टिसिटी ज्यादा हो और रो फॉर डेंसिटी कम. जितनी डेंसिटी कम उतनी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. ओके, सो यू वांट सच अ मीडियम. तो एक और एड ऑन कर लीजिए कि ये जो मटेरियल होगा ल्यूमिनिफेरस ईथर, जाहिर सी बात है कि इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी. इट विल हैव हाई इलास्टिसिटी एंड वेरी लो डेंसिटी. स्टील की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन उसकी डेंसिटी भी साथ के साथ ज्यादा होती है. एक अलग ही किस्म का मटेरियल है जिसकी इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा है और डेंसिटी बहुत कम. बहरहाल, ये केवल एक बैकग्राउंड है ये बताने के लिए कि अगर हम माने कि प्रकाश को बहने के लिए एक माध्यम की जरूरत होगी, जो ल्यूमिनिफेरस ईथर हम कह रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. ठीक है, अब आते हैं डायरेक्टली जो आपका टॉपिक है, विच इज माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्प्रूविंग दिस हाइपोथेसिस. ऐसा माना गया लेकिन पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, शायद इसीलिए आपके सिलेबस से ये हटा दिया, जब है नहीं तो पढ़ाएंगे. लेकिन मेरा मानना है कि पहले हम माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट करने से पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर समझते हैं. बहुत आसान सा कंस्ट्रक्शन. एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है,
ओके, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है और एक बीम स्प्लिटर है। इस बीम स्प्लिटर का काम क्या होता है कि जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो कुछ प्रकाश तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ प्रवाहित हो जाएगा या बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगा, ट्रैवर्स कर जाएगा। तो बीम स्प्लिटर है, बीम को दो पार्ट में तोड़ दिया। उसके बाद यहां हमने परफेक्ट मिरर लगा रखे होते हैं, एक मिरर यहां, एक मिरर यहां, और ये रे जाती है, टकराने के बाद मिरर से फिर लौट कर भी आती है वापस। सिमिलरली ये जो रे जा रही है ये भी लौट कर आएगी वापस। आई एम नॉट कॉलिंग इट एज रे नाउ, आई एम कॉलिंग इट एज बीम। कुछ छोटी सी डायमीटर होगी उस पूरे प्रकाश की, ट्रेन की या बीम की। और इस जगह यहां पर क्योंकि जो रेज आ रही हैं वो अलग अलग पाथ पे ट्रेवल कर रही है, तो देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस। तो यहां से जब आप देखेंगे, so what you will observe is an interference pattern. ठीक है, एक छोटी सी चीज और इसमें मिसिंग है, वो ये, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है, आप देखें जो रिफ्लेक्टेड रे है वो केवल इस मटेरियल से, इस ग्लास के मटेरियल से एक बार पास हो रही है। वहीं ये जो ट्रांसमिटेड रे है वो एक बार गई, लौट के आई, फिर दोबारा भी आई, तो दो बार पास हो रही है। इसीलिए what we have to do, we will have to use a compensator plate in between. एक कंपेंसेटर प्लेट भी लगानी होती है। सो माय क्वेश्चन विल बी, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं कि कंपेंसेटर प्लेट किस जगह लगाई जाएगी, यहां या यहां, और क्यों लगाई जाएगी। ठीक है, तो इसका जवाब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैसे काम करता है वो जानते हैं, तभी तो हम माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट करेंगे। फाइन, अब आते हैं माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में। बिल्कुल सेम असेंबली है, क्लियरली सेम असेंबली। ठीक है, so let me just draw the Michelson-Morley experiment or the diagram for it. So you can skip this part, but like pause it and then watch it. You have a source which is monochromatic. Fine. You have a beam splitter. You have a mirror over there. So let me just say that this is my mirror. This is a mirror. Our rays goes like this. Then it is reflected and a part of it is transmitted. फाइन, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से अगर देखें, अभी कंपेंसेटर प्लेट का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, बीच में नहीं लाते हैं उसे। एंड देन यू हैव अनदर मिरर जहां से ये रे वापस आएगी, यहां से ये रे वापस आएगी, और इस जगह पे इंटरफेरेंस होने के बाद में यहां यू विल फाइनली गेट एन आउटपुट। यहां आपने एक डिटेक्टर लगा रखा है, लेट्स से एक आई पीस के साथ में एक डिटेक्टर लगा रखा है, और इस डिटेक्टर में आप देख रहे हैं कि क्या इंटरफेरेंस पैटर्न है। फाइन, इतना ही। अब आते हैं इसमें अपनी हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो काफी हाई स्पीड, नियरली 1 लाख किलोमीटर एन आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो अपने साथ में वो ये जो ल्यूमिनिफेरस ईथर का मीडियम है उसे ड्रैग करती होगी। सीधी बात है, मान लीजिए शहद की शीशी में आपने एक बड़ी सी बॉल बहुत तेजी से फेंकी है, तो आप इमेजिन कीजिए वो बॉल बड़ी स्पीड के साथ में उस शहद को एक शहद की एक लाइन सी बनाती हुई अंदर की तरफ जाएगी और फिर विस्कोसिटी की वजह से शायद कहीं रुक जाए। बट इमेजिन कीजिए जब आप उस गेंद को आप बाहर खींचेंगे तो अपने साथ में कुछ चिपका हुआ शहद लाएगी। ठीक है,
सेम ऐसे ही अगर अर्थ इज मूविंग इन ल्यूमिनिफेरस ईथर तो अपने साथ में कुछ खींचना चाहिए उसे, इसे हम बोलते हैं ईथर ड्रैग। ईथर ड्रैग। अब लेट अस अज्यूम कि केवल एक दिशा में, ओनली इन एक्स डायरेक्शन दिस अर्थ इज मूविंग, तो केवल एक्स डायरेक्शन में उसे अपने साथ ईथर को ड्रैग करना चाहिए। तो अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई। क्या हो गई? बाय द वे ये हमारी सोर्स है, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट यहां समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर अर्थ इज मूविंग एंड इज टेकिंग अवे ईथर विद इटसेल्फ, इसका मतलब हम ये कहें कि अगर केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन है तो ये वाला जो मिरर है मेरा, इट इज शिफ्टेड ओवर हियर। जस्ट ड्रॉ इट विद अनदर पेन, ब्राउन कलर के पेन से। ये शिफ्टेड पोर्शन है, मतलब अगर एक्स दिशा में मोशन है तो ये अब यहां नहीं रहेगा, अब ये इस तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो बीम स्प्लिटर है, बीम स्प्लिटर भी यहां नहीं रहेगा, अब वो यहां आ जाएगा। और ठीक इसी तरीके से ये जो मिरर है वो भी यहां नहीं रहेगा, वो भी थोड़ा दूर चला जाएगा। तो जो ब्राउन से बनाए हैं वो तब की कंडीशन है व्हेन वी आर अज्यूमिंग दैट एक दिशा में मोशन हो रहा है और ईथर अपने साथ में लाइट को ड्रैग करके ले जा रहा है। उस कंडीशन में हमारे पास अब प्रकाश इस तरीके से नहीं जाएगा। नाउ इट विल गो इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। वो क्या होगा? इट विल गो समथिंग लाइक दिस। चलिए मैं इसको यहां बस ऐसे कर लेता हूं। मान लिया कि ये थोड़ा सा सरक गया है। कितना सरका है सेंटर में, दैट वी विल फाइंड आउट। देन इट विल कम बैक लाइक दिस। फाइन, देन इट विल कम बैक लाइक दिस। और इतनी ही देरी में मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ ड्रैग जो है वो v है। वेलोसिटी ऑफ ड्रैग क्या मान रहे हैं हम? v मान रहे हैं। तो उतनी ही देरी में ये डिस्टेंस भी v हो जाएगा, और अगर t समय में ये सब हुआ है तो vt डिस्टेंस हो जाएगा। तो vt डिस्टेंस ये रहा, और vt डिस्टेंस में ये यहां से यहां वापस आ गई। फाइन। तो इसको थोड़ा सा फेयर डायग्राम अगर हम बनाएं, so let me just draw it in a better way। यहाँ थोड़ा सा congested हो गया, let us draw that। so what we have is a beam splitter, और ये beam splitter अब थोड़ा सा दूर हो गया है। अब ये beam splitter यहाँ आ गया है। ओके, ये है हमारा पहला वाला मिरर। आई एम जस्ट जूमिंग इन ताकि हमें कोई परेशानी ना हो इन आर कन्वेंशंस। और जो मिरर था वो अब सरक के थोड़ा सा दूर चला गया है। फाइन, दिस इज व्हाट वी आर कंसीडरिंग एज ड्रैग। साथ ही एक मिरर ओवर दिस साइड वी वर हैविंग, ये भी मिरर है, लेकिन ये अब सरक के इस जगह आ गया है। ठीक है, ये दोनों मिरर है। तो जो ऐसे पैटर्न से फिल है, वी आर कॉलिंग दैट एज मिरर। ठीक है, नाउ वी हैव अ सोर्स एसोसिएटेड विद इट। तो सोर्स ले आते हैं, कहाँ गई भी? हाँ, ये रही हमारी सोर्स। पहले क्या हो रहा था? पहले सब कुछ स्टिल था। रे गई, यहां से टकराई, वापस आई, वापस आ गई, स्ट्रेट गई, फिर लौट कर आई, और यहां पर हमें इंटरफेरेंस मिल गया था। ठीक है, अब कंडीशन बदल गई क्योंकि हमने मूवमेंट मान लिया, भले ही आपने बंद भी कर दी, बट नाउ योर रे हैज गॉन लाइक दिस, हैज कम बैक ऑन दिस लाइक दिस, और जो यहां से ये रे पास हुई है ओवर हियर, तो इट विल नाउ गो लाइक दिस, strike this, will come back
और यहाँ आपको कोई दूसरा इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट मिलेगा, तो एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ बिकॉज ऑफ मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स्ट्रा डिस्टेंस मतलब एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस मतलब मोर फ्रिंज शिफ्ट्स, और यही फ्रिंज शिफ्ट ढूंढने की कोशिश की है। अगर मिलती है तो हमें पता चल जाएगा किस वेलोसिटी से ईथर मूव कर रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल मान रहे हैं ईथर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, लेट अस से। नाउ मैंने आपसे कहा कि बाय द वे इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मानिएगा जो सिमेट्रिक चलेगा हमारा। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस लगा वो, अगर मैं इस डिस्टेंस को बोल रहा हूं vt, वेलोसिटी v से इस दिशा में मूव कर रहे हैं, टाइम t लगा यहां तक, और इन दोनों के बीच की दूरी इज फिक्स्ड l, लेट से। किस किस के बीच की दूरी? बीम स्प्लिटर और रिफ्लेक्टिंग मिरर के बीच की दूरी है l। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस vt का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वी का होल स्क्वायर, और फिर यही डिस्टेंस आपने जो है रिवर्स पाथ में कवर करना होगा। तो अगर आप देखें, आई हैव अ सिचुएशन लाइक सी टी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन टाइम टी का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू नथिंग बट वी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यही तो हुआ है, ये लाइट ही तो थी। अब व्हाट वी हैव टू डू, यहां से अगर आप कुछ चीजें कॉमन लें, तो यू विल गेट सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। यहां से आपको पता चलेगा दैट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हैं दैट टी विल बी इक्वल्स टू एल अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये टी आया, या कितना समय इसको लगा अपनी जगह चेंज करने में। तो ये वेलोसिटी, डिस्टेंस बिटवीन बीम स्प्लिटर एंड दिस रिफ्लेक्टिंग मिरर, और कितना समय लगेगा कि बीच की रिलेशन है। ठीक है, कुछ और रिलेशनशिप भी है, जैसे मान लीजिए व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, दैट हम मानते हैं कि t1 टाइम टोटल टाइम है g a g डैश का। t1 टाइम टोटल टाइम है, यानी यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक लौट कर आने में, तो इतना पाथ में टोटल टाइम कितना है? t1, दिस प्लस दिस। हमने ये निकाल लिया था ऑलरेडी, कितना आ रहा था? ये रहा, एल अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो एक और बार ये जोड़ना है, और इस समय को मैं बोल रहा हूँ t1 समय। तो माई t1 इज टाइम which will be required to move from g a g dash, g a g dash, g a g dash तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, या अगर मैं इसे a डैश बोल रहा हूं तो g a डैश g डैश में पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये वाला समय प्लस ये वाला समय विच इज नथिंग बट t प्लस t, विच विल बी नथिंग बट 2t। तो जो t1 हुआ, यानी पहला समय जो मैं निकाल रहा हूं, वो कितना होगा? 2l अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप अगर c कॉमन लेना चाहें, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई परहैप्स दिस वाज नॉट इन योर सिलेबस। 2l अगर आप c कॉमन लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा c 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हुआ 2l अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको, इस पूरे टर्म को वी कैन राइट लाइक t1 इज इक्वल्स टू 2l अपॉन c 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1। अब बाइनोमियल लगाएंगे, so you know that v is very very less than c, so what you will get is, इतना बचना चाहिए आपके पास 2l अपॉन c, फिर बाइनोमियल लगाया तो 1 प्लस 1/2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और बाकी के टर्म्स नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है, ये माइनस 1/2 था। 1/2 क्यों? क्योंकि ये रूट है ना, तो माइनस 1/2, इसलिए बाइनोमियल लगा दिया। प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाला टर्म है वो 1 से बहुत बहुत छोटा है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। फाइन, ये हुई पहली कंडीशन। क्या, जब हम देख रहे हैं कि g a डैश और g में कितना समय लगेगा, तो एक समय निकाल लिया जिसे हमने t1 बोला है। अब दूसरा समय और निकालना है, क्या कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में, और फिर यहां से लौट कर आने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय टोटल खर्च होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब आप देखिए, अगर आप भूल जाएं कि हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलियन तो पढ़ा है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, तो अभी हम प्रकाश को मानेंगे कि वो भी मीडियम डिपेंडेंट है, और रिलेटिवली प्रकाश की जो गति है वो भी बदल जाएगी, यानी उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। सो इफ यू आर मूविंग अलोंग अ डायरेक्शन, सो लाइट मूव्स विद व्हाट वेलोसिटी c, और हम किस c वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, और जो फ्रेम है या हम कहें कि ईथर है, दैट इज आल्सो मूविंग विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। तो जो रिलेटिव स्पीड दिखनी चाहिए थी वो होती c माइनस वी, ठीक है, तो टोटल रिलेटिव स्पीड दिखनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, c माइनस वी, ठीक है। So if we consider that the other length is also same, other length is also same, तो एक बार लेंथ L कवर करने में विद वेलोसिटी c माइनस वी इतना समय लगेगा, और जब लौट के आएंगे तो विपरीत होगी, ठीक है। तो जो टोटल T2 होगा वो होगा L अपॉन सी माइनस वी प्लस L अपॉन सी प्लस वी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक बार इस दिशा में जा रहे हैं जहां c इस डायरेक्शन में, v इस डायरेक्शन में, इसलिए c प्लस वी, c माइनस वी कर दिया। एक बार दूसरी दिशा में लौट के आ रहे हैं जहां c तो इस डायरेक्शन में है लेकिन v, c उल्टी डायरेक्शन में है और v इस डायरेक्शन में, तो c माइनस वी करना होगा। तो ये रिलेटिव स्पीड हमने लिख ली है, और डिस्टेंस अभी भी हमने l ही माना है। चलिए मान लीजिए ये भी l डिस्टेंस, ये भी l डिस्टेंस, तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स, क्या कहें, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, तो फिक्स l मान रहे हैं अभी। अगर आप यहाँ से ये चीजें कैलकुलेट करें तो T2 की एक्सप्रेशन क्या आनी चाहिए, so let us solve that. What I see is it will be c plus v plus l c minus v upon c square minus v square, ठीक है। फिर और सॉल्व करेंगे तो ये LC और LC आ जाएगा, LV कट जाएंगे, 2LC अपॉन c square minus v square। यहाँ से what we can do is we can take c common और c square common again, so it will be 2LC upon c square, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया, इस c से ये c कैंसिल, तो हमारे पास आया 2l अपॉन सी, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो T2 की एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, क्या, T2 का एक्सप्रेशन हमारे पास आया 2l अपॉन सी, और अब इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1। पहले देखिए T1 के लिए एक्सप्रेशन में -½ था, यहाँ -1 है, तो अब एक्सप्रेशन अगर निकालें तो व्हाट विल बी, इट विल बी T2 इज इक्वल्स टू, वही बायनोमियल थ्योरम लगाने के बाद, हायर ऑर्डर टर्म नेगलेक्ट करने के बाद, इट विल बी ओनली 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सो 2l अपॉन सी, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, दैट v इज वेरी वेरी लेस देन c, ठीक है। सो ये दो टर्म्स हमारे पास आए, वी हैव T1 एंड वी हैव T2। तो एक ही चीज है जो ट्रेवल कर रही है, दैट इज लाइट। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें कि डिस्टेंस कितना होगा या पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो वो बहुत आसान है। आप ये निकाल लीजिए कि c को T1, c स्पीड से T1 में टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, माइनस c स्पीड से T2 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, या फिर आप इसका मॉड्यूलस निकाल लें। टोटल हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट CT2 माइनस CT1, ठीक है। तो व्हाट वी आर फाइंडिंग इज वी वांट टू नाउ गेट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस विल बी नथिंग बट c T2 माइनस T1, ठीक। तो मैं निकालना चाहता हूं सबसे पहले T2 माइनस T1, और इसमें आप एक्सप्रेशन पुट कर दीजिए, वही जो निकाले थे। पहला था 2l अपॉन सी, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दूसरा था 2l अपॉन सी, 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 2l अपॉन सी से ये वाला 2l अपॉन सी चला जाना चाहिए,
एंड फिर ये एक हाफ और बचेगा. सो फाइनली यू विल गेट 2L अपॉन सी इंटू 1/2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. बस इतना बचना चाहिए. आप चेक करके देखिएगा. तो जो पाथ या हम कहें टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी, वो पता चल गया. वो कितना है? 2L अपॉन सी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2L वी स्क्वायर अपॉन 2C क्यूब. या इसको लिख सकते हैं एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब. टाइम का डिफरेंस. और पाथ डिफरेंस आपको पता है. पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस विल बी नथिंग बट डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू सी इंटू डेल्टा टी, पुरानी वाली डेफिनेशन से. तो ये हो जाएगा, इसमें सी का मल्टीप्लाई किया, एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. दैट्स इट. एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है. अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है. मान लीजिए अगर ये जो मोशन है वो एक्स दिशा में ना होकर वाई दिशा में होता, तब आई एम जस्ट पुटिंग इट एज अ फैक्ट, आप लिख लीजिए कि तब जो पाथ डिफरेंस आता वो केवल उसकी दिशा बदलती. देन यू वुड हैव गॉट अ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है. तो दिस फैक्ट यू कैन टेक फॉर ग्रांटेड. दिस इज व्हेन वी हैव रोटेटेड बाय 90 डिग्री आवर होल सेटअप. रोटेटेड बाय 90 डिग्री आवर होल सेटअप मींस हम मान रहे हैं कि अब y दिशा में मोशन है, x दिशा में. तो वी वुड हैव गॉट दिस इक्वेशन. तो नेट पाथ डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा इन दोनों का एडिशन. या कहें कि अगर ये डेल्टा x1 था और ये डेल्टा x2 था, तो ये हो जाएगा डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 विच विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 2lv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. 2lv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सो पाथ डिफरेंस मिल गया कितना? 2 इंटू एल इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. और अगर हम ये देखें कि मैक्सिमा या मिनिमा की इंटेंसिटी से पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इफ यू इक्वेट दैट विद द गिवन फॉर्मूला, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू एन लैम्डा बाई 2 फॉर मैक्सिमा. ठीक है. और कौन सा ऑर्डर का मैक्सिमा होगा? इट विल बी डिपेंडिंग ऑन एन. तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा इट इज जस्ट एन लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू दिस. तो मैं लिख सकता हूं दैट 2l v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा. या हम लिख सकते हैं कि कितने ऑर्डर फ्रिंजेस या कौन सा n का मैक्सिमा आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, दैट विल डिपेंड ऑन 2l v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इनटू लैम्डा. 2l v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इनटू लैम्डा. ठीक है. अब क्योंकि अर्थ अपने साथ ईथर को ड्रैग कर रही होगी, तो ये मान सकते हैं कि जितनी स्पीड अर्थ की है उतनी ही ईथर की भी होगी. भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन मान लेते हैं उतनी ही ईथर की भी होगी. तो कंसीडरिंग पैरामीटर्स, अब आप ये ना पूछें कि ये कहां से आए. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंटली मानते हैं कि हमें जो फिजिकल पैरामीटर्स पता है, उन्होंने लिया डिस्टेंस बराबर 10 मीटर. जो लेजर लाइट यूज कर रहे थे उसकी वेवलेंथ थी नियरली 5000 एंगस्ट्रॉम्स या 500 नैनोमीटर. कौन सा रंग हो गया ये बताइएगा. और स्पीड ऑफ लाइट तो वही है, c इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और कुछ v बचा, वेलोसिटी मान रहे हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी ऑफ अर्थ है अक्रॉस ईथर. मानते हैं कि अगर ईथर नहीं मूव कर रहा है, वो ईथर जो है स्टिल रहता है, हम ईथर में मूव कर रहे हैं, तब अगर आप ये पैरामीटर्स भर दें इस इक्वेशन में, तो आपको n करीब करीब इतना मिलना चाहिए, 0.4. तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ ये वेवलेंथ, ये लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये डिस्टेंस, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ अर्थ मूविंग इन ईथर अगर काउंट करें, तो करीब 0.4 फ्रिंजेस की विड्थ शिफ्ट हो जानी चाहिए थी. यानी मान लीजिए एक फ्रिंज अगर कुछ नैनोमीटर्स की है, तो उसका 40% शिफ्ट मिलना चाहिए था फ्रिंज में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो इतनी सारी मेहनत यहाँ से यहाँ तक सब बर्बाद नहीं गई, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, नेगेटिव रिजल्ट आया. नेगेटिव रिजल्ट आने की वजह दी गई ये, क्या कि जब अर्थ ईथर में मूव करती है
तो अपने साथ पूरा का पूरा ईथर ड्रैग करके ले जाती है और कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहता ईथर में और अर्थ में। और अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। और दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये कह दो कि ईथर है ही नहीं, दैट्स इट, सारी प्रॉब्लम समाप्त। अगर ईथर नहीं है तो फिर हम यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे माने? क्या सच में कोई यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इसका जवाब हम अपनी पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं कि ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं जिसे आप यूनिवर्सल पॉइंट मान सकें, जिसके रिस्पेक्ट में सब कुछ हो रहा है, सिवाय एक चीज के, speed of light, which always remains constant in free space. That's all. Thank you so much, all of you.